वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, टाइप क्या हैं और किस कारण से जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अराइज होते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है। तो मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट में यही है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं एक इशू पर अपने ओपिनियन देते हैं तो उनके ओपिनियन में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उस डिफरेंस की वजह से क्या है हमारा कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो इसमें यही है कि एक इशू पर जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने क्या देंगे, ओपिनियन देंगे, और जो ओपिनियन है वो एक दूसरे के जो ओपिनियंस हैं उनसे अलग आएंगे तो क्या है उनके बीच में मतभेद हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो यही है कि आपका कोई एक इशू है उस पर आप क्या दे रहे हैं, अपने डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं, उसकी वजह से जो अराइज हो रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट हैं। बात करें फीचर की तो क्या है, किसी व्यक्ति की जो फीलिंग है उसके कारण भी जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं वो अराइज होते हैं, क्योंकि जितने भी पार्टीज़ हैं उनके सोचने का नज़रिया, देखने की जो सिचुएशन है ये सभी क्या है अलग अलग होती हैं। इसी तरह जो कन्फ्लिक्ट है डायनेमिक प्रोसेस हैं वो सडनली क्या है आपके अराइज हो जाते हैं और मेनली क्या है ये बेस्ड होते हैं इशू पर। जब आपका कोई इशू क्रिएट होता है, जब उसके ऊपर आप कोई क्या करते हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उस समाधान की वजह से क्या है जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में मतभेद क्रिएट होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, कन्फ्लिक्ट कहलाते हैं। और ये कहा गया है कि जो कन्फ्लिक्ट है ना वो क्या है, एक मतलब इविल नहीं है, कोई गलत नहीं है, बुराई नहीं है कन्फ्लिक्ट का राइज होना, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के क्या हैं इफ़ेक्ट देते हैं। तो इसमें यही है, और किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ के लिए क्या है कन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट होंगे तो उसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज़ है जो वर्किंग करने की वो क्या है इंक्रीज़ हो पाएगी। इसी तरह जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या है ज़्यादातर तब अराइज होते हैं जब मैनेजमेंट क्या होता है वीक होता है, क्योंकि जब मैनेजमेंट वीक होगा तो मैनेजमेंट के वीक होने की वजह से इशू क्रिएट होते हैं। इसी तरह है कि जो आज पहले सोचते थे जो कन्फ्लिक्ट हैं वो क्या है क्रिएट होते हैं तो हमें लॉस ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल जो कन्फ्लिक्ट है वो मॉडर्न थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्रिएट होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट हमारे आएंगे जब भी तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है वो नेगेटिव के साथ साथ क्या देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। हम क्या करते हैं जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं उसका टाइम के अकॉर्डिंग हमें क्या कर लेना चाहिए, सॉल्यूशन कर लेना चाहिए। मतलब जैसे कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं तो उसको हमें रिसोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू टाइम तो क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसको 5 तरह से इसके जो कन्फ्लिक्ट हैं 5 फॉर्म्स या टाइप्स हैं इसके जो आगे पढ़ेंगे। यही कहा गया आगे कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं ज़रूरी नहीं है कि वो दो पार्टी के बीच में ही क्रिएट हों। एक आदमी खुद के ही थिंकिंग के ऊपर क्या करता रहता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, जिसे इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्ट कहा गया है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे जब भी आपके कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। एक व्यक्ति है वो भी क्या है कन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है अपनी थिंकिंग की वजह से। बात करें डिफरेंट फॉर्म की तो इसमें ये है कि इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, मतलब कि आदमी खुद की थिंकिंग की वजह से ही क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट अपने ही अंदर क्रिएट कर रहा है। इंट्रा में क्या है दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो अराइज होंगे। इंट्रा ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप के अंदर ही जब ऑर्गेनाइज क्या आएगा कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, इंटर ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर, क्योंकि वो ग्रुप क्या है अलग अलग लोगों के समूह से मिलकर बना हुआ है। इंटर ग्रुप में क्या आएगा, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ग्रुप मिलकर एक चीज़ को मतलब अचीव करना चाहते हैं, उसकी वजह से जो क्या आते हैं कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, वो इंटर में आएगा। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस ये है कि इंट्रा में सिर्फ एक ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या आएंगे आपके कन्फ्लिक्ट होंगे, और इंटर में क्या होगा दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे।
ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कन्फ्लिक्ट है उसके कारण ही क्या होते हैं, राइज होते हैं। इसको फर्दर दो डिवाइड किया है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट और इंट्रा। इंट्रा में क्या होगा, इंट्रा में एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं वो। और बात करें इंटर ऑर्गेनाइजेशन की तो दो या दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो वो। हम डिटेल पढ़ते हैं तो ये है कि पहला पार्ट कि इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या है। इंट्रापर्सनल मतलब किसी इंडिविजुअल के थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब थिंक करने की वजह से जो इन क्या आएंगे कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे वो। मतलब उसके कुछ उसकी एक मान लो कोई इशू था, इशू लगा लेते हैं कि वो देख सोच के चलता है कि मुझे एमकॉम करनी है या फिर जॉब करनी है, तो उसके पास क्या है दो तरह के ओपिनियन होंगे। या तो वो एमकॉम करेगा तो क्या है उसको जॉब क्या है छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज क्या है अगर वो एमकॉम के साथ अगर ये सोचता है कि मैं जॉब करूं तो ये क्या है इम्पॉसिबल है उसके लिए, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए वो क्या करेगा, उसके पास इशू तो एक है क्या मैं स्टडी फर्दर कर रहा हूँ करूँ या ना करूँ, तो उस इशू को ध्यान में रखते हुए उसके जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स क्या आएंगे, जो थिंकिंग आएगी वो कन्फ्लिक्ट अराइज करेगी उसकी माइंड के अंदर कि वो काम करूँ या ना करूँ। और इंट्रापर्सनल जो हमारा है उसको दो है कि गोल कन्फ्लिक्ट और रोल कन्फ्लिक्ट। गोल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये क्या है, किसी आदमी के गोल पर डिपेंड करता है कि उसका गोल क्या है। गोल मतलब वो क्या अचीव करना चाहता था, सिमिलर है कि रिजल्ट उसके क्या हो, या तो जो उसका गोल है उसके इक्वल हो या फिर नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसको जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको अप्रोच कन्फ्लिक्ट, यानी कि इसमें जो हमारे रिजल्ट हैं गोल के वो पॉजिटिव आते हैं, अप्रोच कन्फ्लिक्ट कहलाएंगे। मतलब मान के चलें कि जो एक एक्स है वो जॉब करना चाहता है, उसने अलग अलग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास लेटर सेंड किया, उसके बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है दो का, दोनों में उसकी सेम जो मतलब पद है सेम काम करना है और जो उनकी सैलरी है वो भी सेम है। जब दोनों चीज़ सेम है तो उसको बस ये चूज़ करना है कि वो किसको सेलेक्ट करे और किसको ना करे। दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, अगर ए को सिलेक्ट करेगा तो भी और बी को करेगा तो भी। मान के चले दोनों उसको 21-21 हज़ार रुपये देती हैं पर मंथ, तो इसका मतलब ये है अगर वो चाहे तो ए को भी चूज़ कर सकता है और बी को भी, ये प्रेफर करता है उसकी सोचने की कैपेसिटी पर वो किसको चूज़ करे। लेकिन ए और बी जो दोनों कंपनियां हैं वो सेम आपको क्या दे रही हैं, वेतन दे रही हैं और साथ साथ उसकी जो काम करने का पद है वो भी आपका सेम है, तो दोनों क्या दे रही हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं। तो ये क्या कहलाएगा, अप्रोच कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और जब आप एक को चूज कर लेते हैं तो दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जिसमें आपके जो गोल्स हैं वो क्या है, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उसको क्या कहलाएगा, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। इसमें क्या है, मान के चलें कि एक फर्म है जो आपको अलग अलग पैसे दे रही है। मान लो जो ए है वो 21,000 रुपये आपको देती है और बी देती है 10,000। आपके जो 10,000 रुपये मिलते हैं वो क्या है, आपकी जो फर्म है वो बी वो आपके घर के नियर है और जो फर्म ए है वो आपके घर से दूर है। अगर आप देखें तो ये बेनिफिट ये है, अगर आप बी को चूज़ करते हैं तो आप इजीली अपने घर पहुंच सकते हैं क्योंकि आपके नियर है। तो इसमें भी आपके क्या है, एक पॉजिटिव ये है कि आपके घर के पास है, नेगेटिव ये है कि आपका उसका जो वेतन है वो कम है। दूसरे की बात करें तो वो आपके घर से दूर है लेकिन क्या है आपको पेमेंट ज़्यादा दे रही है, तो आप क्या करें, अगर उसको चूज़ करते हैं तो उसमें भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपके रिजल्ट मौजूद हैं। इसी तरह बात करते हैं अवॉइडेंस की, तो इसमें आपके जो रिजल्ट हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। मतलब जो गोल आपका नेगेटिव होगा आपको चूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ कर ले, दोनों में से एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा।
बात करें रोल कन्फ्लिक्ट की, तो रोल कन्फ्लिक्ट जब अराइज होता है जब लोगों की एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ के लिए क्या है, अलग अलग है, उनका बिहेवियर अलग है उस रोल को पूरा करने के लिए। तो उसकी वजह से वो क्या काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग तरह से दिखाते हैं, जिसके कारण क्या आता है, रोल कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इसमें भी दो तरह से ही है। इंट्रा सेंडर रोल कन्फ्लिक्ट मतलब सिर्फ इसमें क्या है, जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, एक आदमी के कारण ही अराइज हुआ है। इसमें क्या है, किसी इशू को लेकर उसकी खुद की थिंकिंग, जैसे इंट्रा पर्सनैलिटी वाला पढ़ा था उसी तरह का है कि एक आदमी की खुद की प्रेफरेंस की और उसकी इश्यूज को क्रिएट करने की वजह से जो हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं वो। इसमें सिर्फ एक ही हमारा क्या होता है, सेंडर होता है। बात करते हैं इंटर सेंडर रोल कन्फ्लिक्ट। इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेंडर होते हैं। बात कर लें तो जैसे एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर क्या है, एक बीच मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। उसको जो हमारे सेंडर है उसके पास दो तरह के, एक तो टॉप मैनेजर मैनेजमेंट, और नीचे आता है उसके मान लो कि बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो जो मैनेजर है उसको दोनों की सुननी पड़ती है, जो हमारे वर्कर चाहते हैं उनकी भी सुननी पड़ती है, साथ साथ टॉप मैनेजर को भी क्या है, मैनेजमेंट को भी क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। वो बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर वर्कर की नहीं मानेगा तो काम ठप हो जाएगा, टॉप मैनेजमेंट की नहीं मानेगा तो क्या है कि जो उनकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके जो मैनेजर है उसको निकाल देगी। इसी वजह से क्या है, उसको दोनों तरह के रोल परफॉर्म करने हैं एक मीडिएटर के रूप में, और दोनों की बातों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, ताकि जो कन्फ्लिक्ट है वो कम अराइज हो। पर्सन रोल कन्फ्लिक्ट क्या है, किसी व्यक्ति की जो उसकी मोरल वैल्यूज़ हैं उसकी वजह से क्रिएट होता है। मोरल वैल्यूज़ मतलब कोई ये सोच के चले कि जैसे मुझे रिश्वत नहीं देनी, लेकिन क्या है, अगर कंपनी का मोटिव ये है कि कुछ काम करवाने के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है कहीं ना कहीं, तो वो दे। ऐसे जो हमारी सिचुएशन है उसकी वजह से भी क्या है, जो हमारे कन्फ्लिक्ट है अराइज हो जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, हमारा पर्सन रोल कन्फ्लिक्ट। रोल किसकी वजह से, पर्सन की, वो उसकी मोरल वैल्यूज़ ये है कि हम किसी तरह की रिश्वत ना लेना चाहिए और ना ही देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या है, कंपनी के फेवर में काम करने के लिए हमें इस तरह के जो अपने पर्सनल वो है उनको ताक पर रखना पड़ता है। इंटरपर्सनल रोल कन्फ्लिक्ट क्या है, जब जो हमारे पर्सन है वो अलग अलग तरह से जो परफॉर्म करते हैं उसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है कन्फ्लिक्ट, उसको कहा, मतलब दोनों अलग अलग जॉब परफॉर्म करते हैं, वो अपना काम अलग तरीके से करता है और वो अपना तरीके से अलग करता है, और इशू क्या है, सेम हो। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कब अराइज होंगे, जैसे कि नाम में ही है कि इंटर मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक इशू पर अपने ओपिनियन देते हैं, उसकी वजह से क्या है, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कहा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये मान के चलें कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट है वो किसी भी पार्टीज के बीच में क्रिएट हो सकते हैं, बॉस और सबऑर्डिनेट्स के बीच में हो सकते हैं, वर्कर मैनेजर के बीच में हो सकते हैं। मतलब क्या है, अलग अलग थिंग्स में बस कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, लेकिन क्या है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होने जरूरी हैं। अब बात करें वर्टिकल कन्फ्लिक्ट की, तो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट वो कन्फ्लिक्ट है जिसमें हमारे जो कन्फ्लिक्ट हैं वो टॉप से लेके बॉटम मैनेजमेंट की वजह से अराइज होते हैं। मतलब सभी के जो काम करने के पद हैं वो अलग अलग हैं, और फिर जो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो कम्युनिकेशन की वजह से अराइज होते हैं, और जो क्या है, वर्टिकल हमारे वे में चलते हैं। अब बात करें हॉरिजेंटल कन्फ्लिक्ट की, तो हॉरिजेंटल जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, इस तरह का है जिसमें क्या है, जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं वो सेम जो हमारा लेवल है उसकी वजह से, मतलब जो दो मैनेजर हैं, ये सेल्स मैनेजर है
और ये प्रोडक्शन मैनेजर है, इन दोनों के बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए किसी इशू को लेकर, और दोनों के जो हमारे पद हैं वो सेम हैं, तो इसी वजह से जो हॉरिजॉन्टली मतलब एक जैसा काम होने, मतलब ये लगाओ कि लेवल सेम होने की वजह से जो हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कन्फ्लिक्ट के अंदर आते हैं। अब बात करें डायगोनल कन्फ्लिक्ट की, तो इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता हमारे पर्सन्स का एक दूसरे के साथ। ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो उनके बिहेवियर की वजह से अराइज होते हैं। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट में क्या है, जब ये याद रखें कि जो ग्रुप है वो डिफरेंट पर्सन से बनता है, और जो पर्सन है वो उनकी सोचने की कैपेसिटी और करने के जो काम है वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो कन्फ्लिक्ट हैं अराइज होते हैं। इसमें ये मान के चलें कि जो ग्रुप है वो अपने खुद के नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन बनाता है। अगर सब मिलकर उस रूल रेगुलेशन को मान के काम करते हैं तो कोई कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता, लेकिन उसके अपोजिट अगर कोई उनके रूल रेगुलेशन को क्या करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ देता है, तो वो क्या है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में जब कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उसकी जो इशू क्रिएट होता है और वो आपस में क्या करते हैं, कोई समाधान देते हैं, उनमें भी क्या है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। इसमें क्या है, जो ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस यही है कि जो इंट्रा ग्रुप है उसमें सिर्फ क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें पर्सन जो उसमें मेंबर्स हैं उनकी वजह से ही क्रिएट होता है आपका कन्फ्लिक्ट। बात करें इंटर ग्रुप में, तो इंटर ग्रुप में ग्रुप्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, और ग्रुप्स पूरे ग्रुप्स के बीच में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, कोई इशू क्रिएट कर रहा है, तो उसकी वजह से आपके क्या आ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। कैसे कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं, लेकिन क्या है, जो गोल है वो अचीव करने के लिए सभी ने अपने क्या है, अलग अलग वो देने शुरू कर दिए कि हमें ये करना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, इनकी वजह से जो अचीव करने का उनका मोटिव था वो थोड़ा डिफर हो गया। इसकी वजह से क्या कहलाता है, वो इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट वो कन्फ्लिक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से टाइप की हैं, इसके भी इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप। इंट्रा ग्रुप मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो क्रिएट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंटर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट कहलाएंगे। इंट्रा, और इसमें ज़्यादातर जो हमारे जो इंट्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसके जो अलग अलग टाइप्स हैं कि किस तरह से हम इसको स्टडी करें कि जो कन्फ्लिक्ट है वो कैसे कैसे राइज होते हैं। फंक्शनल जो हमारे कन्फ्लिक्ट है वो हो सकते हैं, फंक्शनल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनमें डिपार्टमेंट ही एक दूसरे के साथ नहीं बनती, जिसकी वजह से क्या है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं। और हायरार्किकल कन्फ्लिक्ट्स में क्या है, जो आपका ढांचा है, जो उसके अलग अलग लेवल की वजह से क्या है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे में जो डिफरेंस है उसकी वजह से। फॉर्मल इनफॉर्मल है, इसमें ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्या है, अलग अलग हो गए हैं। स्टाइल, वैल्यूज़, नॉर्म सब की अलग अलग डिफरेंस होने की वजह से क्या आ जाएंगे, हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। लाइन स्टाफ कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, जो हमारे स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी वजह से अराइज हुए हैं कि जो लोग हैं उसकी प्रेस्टीज या अथॉरिटी वर्क, ये सभी जो हैं, जो हमारे स्टाफ है, स्टाफ एक दूसरे के साथ सही से बिहेवियर नहीं करता, इस वजह से क्या है, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होंगे। वो हमने पढ़ा इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, जिसमें सिर्फ हमारे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। बात करते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, तो इसमें ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है
वो क्या करती हैं, काम करती हैं, और उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, जब मतलब मोटिव दोनों का एक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमारे एक्चुअल, उसको हम लेने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे इशू क्रिएट हुए और दोनों ने अलग अलग अपने क्या दिए, मतलब जो सॉल्यूशन दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। इसमें यही है कि आपकी बहुत वेरियस टाइप की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस होती है और कंपटीशन की वजह से हो सकते हैं ये सब। ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करती हैं तो जाहिर है कि जो इशू हैं उस पर उन दोनों की अलग अलग क्या आए, अपने इश्यूज रिजल्ट आए, या फिर वो अलग अलग अपना ओपिनियन दें। डिफर ओपिनियन की वजह से भी क्या आएंगे, उनके कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। अब बात करें कि किस कारण की वजह से जो हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण है कन्फ्लिक्ट अराइज होने के, या ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो सबसे पहले है कि शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, साधनों की कमी। जब साधनों की कमी होगी तो हर जो डिपार्टमेंट है वो यह चाहेगा कि उसे सबसे ज़्यादा क्या मिले, रिसोर्सेज मिले और हाई क्वालिटी के मिले। तो इस तरह के काम का मतलब वो इच्छा है वो क्या कर लाएगी, उनके अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज कर देगी। तो यही है कि ऑल मैनेजर्स वांट टू दे गेट द मैक्सिमम रिसोर्सेज, यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहते हैं और हाई क्वालिटी के चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपके कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, डिफरेंस ऑफ वैल्यूज़, मतलब कि उनकी जो नैतिक शिक्षा है या नैतिक कार्य हैं वो दोनों के अलग अलग हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो दूसरे के थिंकिंग कैपेसिटी से मैच नहीं करती। मान लो एक्स और वाई दो आदमी हैं, जो एक्स है वो सोचता है कि हमें नैतिकता का पालन करते हुए काम करना चाहिए, जबकि जो हमारा वाई है वो अनैतिक व्यक्ति है। तो उनके बीच में जब कोई इशू आएगा तो उनके जो ओपिनियन होंगे वो डिफर होंगे, इसकी वजह से भी क्या है, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। इंफॉर्मेशनल फैक्टर भी हमारे क्या है, इस पे डिपेंड करते हैं कि इंफॉर्मेशन का जो हमारा सोर्स था वो एक इशू पर अलग अलग आता है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो अलग अलग है। इसकी वजह से भी क्या है, हमें इसका सामना करना पड़ता है कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आई है। तो वो सोचता है कि उसे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है या दूसरे को, तो जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके आधार पर ही तो वो अपने अपने ओपिनियन देंगे, जिसकी वजह से क्या आ जाएंगे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। फॉर द अनसक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे जो कन्फ्लिक्ट है वो इनकी वजह से अराइज होते हैं, कि जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर होगा तो सभी को क्या है, मतलब जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग क्या है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो सभी के लिए क्या है, सटीक इन्फॉर्मेशन होगी। अगर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जो कम्युनिकेशन का हमारा माध्यम है वो अलग, इनफॉर्मल में क्या होता है, मतलब एक तरह से निश्चित नहीं होता, कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी वजह से भी क्या आ जाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन की वजह से कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। डिफरेंस इन स्टेटस, जो स्टेटस है उसकी वजह से भी हमारे कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। जो टॉप मैनेजर है वो कभी भी हमारे वर्कर के साथ उस तरह मतलब बात नहीं करता जैसे उसे करनी चाहिए, क्योंकि जब दोनों की थिंकिंग कैपेसिटी है वो चाहे सेम हो, लेकिन क्या है, जो उनका स्टेटस है वो डिफर होने की वजह से भी क्या आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजर नहीं, मतलब अपने से बॉटम वाले से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। जनरल डिफरेंस की बात करें तो रिलीजियस, कास्ट या फिर हमारे रीज़न, इनकी वजह से भी क्या आता है, हमारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। रिलीजियस कभी कभी देखा जाता है कि जो धार्मिक
हमारी स्टेटस है उसकी वजह से भी लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं करते और जो हमारे इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेते हैं। और जो हर्टिंग इंडिविजुअल फीलिंग, अगर कोई किसी की फीलिंग को हर्ट कर देता है तो भी वो क्या है, एक कन्फ्लिक्ट अराइज करने का कारण बनते हैं। बात करते हैं कि जो प्रोसेस है वो क्या है किसी कन्फ्लिक्ट के अराइज होने की। तो यही है, पहला है लेटेंस कन्फ्लिक्ट की कन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बीज के रूप में होता है, वो मतलब दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक बीज के रूप में होता है। परसीव्ड कन्फ्लिक्ट में क्या होगा, वो जो बीज है वो आपका उभरना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देगा। उसके बाद फेल्ट कन्फ्लिक्ट, आप महसूस करेंगे कि हाँ हमारे बीच में क्या आया है, कोई मतभेद क्रिएट होना शुरू हो गया है। फिर जब वो मतभेद क्या है ज़्यादा शो करना शुरू हो जाएगा तो आप क्या हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपके मतभेद हैं वो उसके साथ आप उसकी बात को मना करना चाहेंगे, उसको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या है आपको इस स्टेज में दिखना शुरू हो जाएगा दूसरे लोगों को भी। फिर अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या है सॉल्व नहीं करते तो जो आपके कन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे आपको। अगर रिजॉल्व नहीं करते तो आपको दो तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो आप उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर उस कन्फ्लिक्ट का आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते तो फिर से आपको क्या है वही स्टेज फिर से फॉलो करनी पड़ेगी। लेटेंट कन्फ्लिक्ट्स में यही है कि आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो ओनली एक सीड होता है, मतलब अभी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुआ होगा, सिर्फ एक बीज के रूप में सिर्फ होगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और आप अभी बिहेवियर में नहीं आया है। सिर्फ आप दिमाग में सोच के चलते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम उसको अभी बिहेवियर में लेकर नहीं आए हैं। ये क्या है, एक तरह की डेवलपिंग स्टेज है हमारे माइंड में जो चलती रहती है। उसके बाद है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर क्या है हमारा जो माइंड है उसके एक पार्ट में कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, अराइज होना शुरू हो जाता है। मतलब जैसे वो बीज है, हमने उसको कहीं लगा मतलब बो दिया तो उसके बाद क्या है वो जैसे थोड़ा थोड़ा फूट के पत्ती आती हैं दो चार, उस तरह की स्टेज में आ जाता है। इसी तरह हमारा कन्फ्लिक्ट इस स्टेज में आएगा, किस तरह कि माइंड में हम कुछ सोचना शुरू कर देंगे। अब फेल्ट कन्फ्लिक्ट में क्या होगा, ये ऐसे स्टेज है जिसके अंदर जो पार्टीज हैं वो क्लियरली समझ जाती हैं कि जो इशू हैं उनके क्या हैं क्रिएट हो चुके हैं और जो डिफरेंस है वो उनके सामने आ गए हैं, और क्या क्या डिफरेंस है, क्या उनके इश्यूज हैं वो अंडरस्टैंड क्लियरली कर लेते हैं। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है कि जो बिहेवियर है उन सब का उनकी वजह से वो उनके फेस पर दिखाई देना शुरू कर जाता है। मतलब ऐसे इस स्टेज में है ना, सभी को पता चल जाता है कि इनके बीच में कुछ मतभेद हो चुके हैं, तो यही है कि वो उसके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाए तो क्या आएगा, मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट स्टेज है। और इसके बाद क्या है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। यहाँ हम क्या करते हैं, जो कन्फ्लिक्ट आए हैं उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और इनकी अलग अलग कंडीशन है, या तो हम कोलैबोरेटिंग कर लें, कंपीटिंग कर लें, ये अलग अलग हैं जो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए फॉलो करते हैं। कन्फ्लिक्ट आफ्टरमेथ में क्या होगा, जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी, ये जो कंडीशन है हमारी इसको देख के चले थे, उसको फॉलो करते हुए चले थे, अगर ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। फिर आपके पास सिचुएशन आ जाती है कंसिक्वेंसेस, मतलब ये निचोड़ आता है, या तो आपका जो हमारा कन्फ्लिक्ट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये तो इसका रिजल्ट है। लेकिन क्या है, जो आप अगर उस कन्फ्लिक्ट की बात जो हमने रिजॉल्व किया है उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उस कन्फ्लिक्ट को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। अदरवाइज हम क्या है फिर से उस स्टेज में आ जाते हैं जहाँ वो क्या एक बीज के रूप में होता है। तो यही है कि कन्फ्लिक्ट हर व्यक्ति में आते हैं, ये
ज़रूरी नहीं है कि कन्फ्लिक्ट अराइज होने के लिए जो हमारे प्रोसेस है वो पूरी हो। एक व्यक्ति जो सिंपल लाइफ जी रहा है, उसकी जो लाइफ है उसमें भी हर स्टेज पर कन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग उन कन्फ्लिक्ट को क्या कर लेगा, समझ लेगा, उसके समझने के बाद उसको अगर क्या करेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो वो कन्फ्लिक्ट क्या है वहीं ख़त्म हो जाएंगे और आगे आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो थैंक यू।